आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर अब हम आ गए हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें निश्चित रूप से फॉलो करने चाहिए, लेकिन बेटा उससे पहले जो बात हमें समझनी चाहिए वो बात यह है कि विदाउट नोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी कांट राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। रिपीट कर देता हूं, जब तक किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता होगा या मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, तब तक मैं उसका सही नाम भी नहीं लिख सकता। अगला प्रश्न उठता है, सर हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा यू मस्ट फॉलो द सेम रूल्स विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, वही रूल्स मुझे यहाँ फॉलो करने हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। जब भी बेटा मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूं ना, मेरे पास एक कंपाउंड हमेशा रहता है जिसे मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज K4FeCN6। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम मेरे पास कौन है? मेरे पास है आयरन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। देखते हैं कैसे। देखें बेटा, पोटेशियम है, मुझे पता है एल्कली मेटल है, ऑलवेज शोइंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 4 into +1 बिकॉज वी हैव 4 पोटेशियम हियर। Fe इसी का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है, दैट इज इट इज अननोन, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज X। साइनाइड कितने हैं? 6। साइनाइड पर चार्ज क्या होता है? सर साइनाइड इज Cn-, मतलब एक साइनाइड पर चार्ज होता है -1। कंपाउंड एज अ होल इज न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू द रूल, so it is equal to 0 or total charge present is equal to 0. So X comes out to be +2. Means what? Means the oxidation state of iron in this complex is +2. आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितना है बेटे? +2 है। दूसरा एग्जांपल देखें। अब मैंने ले लिया है ये कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्रोमियम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। वी हैव पोटेशियम 3 टाइम्स, तो 3 into +1। वी हैव क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज अननोन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज X। वी हैव साइनाइड विच इज -1। As a whole is neutral, that is 0, so X comes out to be +3. So here the oxidation state of chromium is +3. Next example is NiCO4. The central atom is nickel. So we have to find out the oxidation number of this nickel, X +4. Now come to the carbonyl. Carbonyl is a neutral ligand. Neutral ligand, hence the charge present on carbonyl is 0. So 4 into 0, and compound as a whole is neutral, hence total charge is equal to 0. So X comes out to be 0 here. So the oxidation state of nickel in nickel tetracarbonyl is 0. One more example. FeEDTA-. Central atom is iron, so we have to find out the oxidation state of iron here, termed as X plus. How many EDTA we have here? Sir, it is 1. Now what is the charge present on EDTA? देखो नाम से ही मुझे पता चल जाएगा, इथिलीन डाइअमीन, ये तो न्यूट्रल है। टेट्रा एसीटेट आयन, स्ट्रक्चर में मैंने बताया था 4 ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक EDTA पर -4 चार्ज होता है। एक EDTA पर कितना चार्ज हो गया जी? -4। और इस कंपाउंड पर चार्ज क्या है? -1। न्यूट्रल तो नहीं है ये? हाँ सर न्यूट्रल नहीं है। तो बेटा X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर इन FeEDTA- इज +3।
तो इस प्रकार से बेटा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, अब हम IUPAC रूल्स की ओर बढ़ सकते हैं। तो IUPAC रूल्स की ओर बढ़ते हैं। In order to name the complex compound, certain rules have been framed by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, and these are as follow. Number one, the positive part of a coordination compound is named first. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ना, उसे पहले लिखा जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बेटा, ये हर तरह के कंपाउंड्स का मेरा बेसिक रूल है कि मैं जब भी कोई नाम लिखता हूं ना, हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखता हूं, एनायन का नाम बाद में लिखता हूं। आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। वी हैव NaCl, नाउ हाउ यू कैन नेम्ड इट, सर इट इज सोडियम क्लोराइड। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखा, नेगेटिव को बाद में लिखा। मैंने कहा मेरे पास है CuSO4, हम कैसे नाम देंगे, सर इट इज कॉपर सल्फेट। तो देखिए पॉजिटिव को पहले लिखा, नेगेटिव को बाद में लिखा। मेरे पास है CH3COONA, सर इट इज सोडियम एसीटेट। तो देख लो हमने नाम पहले किसका लिखा, सोडियम का जो है कैटायन, और बाद में किसका लिखा, एनायन का। तो दिस इज द रूल कि कोई भी कंपाउंड आपके पास है, आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, आपको सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्ट का नाम लिखना है, फर्दर फॉलोड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और फर्दर फॉलोड बाय द एनायन। सो दिस इज अवर बेसिक रूल, दैट इज रूल नंबर 1। नाउ द रूल नंबर 2। अब मुझे कहां जाना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में व्हाट वी हैव, तो वी हैव द एग्रीगेट, वी हैव द मिक्सचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। So in the coordination sphere, first of all, we have to write the name of the ligand. मुझे सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ligand का नाम लिखना है, in alphabetical order, regardless of their charge. उन ligand पर चार्ज कोई भी हो बना रहे, मुझे उनका नाम हमेशा किस में लिखना है, alphabetical order में लिखना है। हमेशा किस में लिखना है, alphabetical order में। और बेटा अगर लिगेंड एक ही कई बार प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था K4FeCN6, तो साइनाइड 6 बार था, तो वी हैव टू यूज प्रीफिक्स, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एंड हेक्सा फॉर 6। तो द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमेशा याद रखिएगा, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और बेटा अगर मेरे पास एक ही लिगेंड मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है, तो वी हैव टू राइट प्रीफिक्स फॉर देम। हमें उनके लिए क्या यूज करना होता है, प्रीफिक्स यूज करने होते हैं। अगले रूल्स बेटा अगली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू। हम IUPAC में रूल नंबर 2 पढ़ रहे थे, और रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास वेरियस टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, तो हमें उनका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, सो वी हैव टू राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ देयर चार्ज। मतलब उनके ऊपर चार्ज कोई भी प्रेजेंट हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम अल्फाबेट के किस लेटर से शुरू होता है, हमें इस बात से मतलब होना चाहिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इफ वी हैव डिफरेंट लिगेंड्स बट वी हैव सेम लिगेंड्स multiple time present, we have same ligand multiple time present, then we have to use prefix। कौन से prefix, di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and hexa for 6। तो देखिए हमने लिखा है prefix di, tri, tetra are used to indicate the number of each kind of ligand present। फिर अब बेटा हमने लिखा है the prefix bis, prefix tris and prefix tetrakis। ये हम कब यूज करेंगे, when the name of the ligand includes a number। जब ligand के नाम में ही नंबर है, ligand के नाम में ही नंबर है। सर कैसे, मैंने बोला बेटा डाईपिरिडिल, मैंने बोला इथिलीन डाईअमीन, देखिए नाम में ही नंबर है। मैंने बोला डाईथाइल ईथर, देखिए नाम में ही नंबर है। तो जब ऐसे ligand मल्टीपल टाइम प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, तो हम इनके साथ जो यूजुअल प्रीफिक्स हैं हमारे, जिन्हें हम नॉर्मली यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज नहीं करते। हम उनके साथ यूज करते हैं बिस मतलब फॉर 2 लिगेंड्स, ट्रिस फॉर 3 लिगेंड्स एंड टेट्राकिस फॉर 4 लिगेंड्स।
एंड द नेम ऑफ दैट लिगेंड जिसके लिए मैं ये प्रीफिक्स यूज कर रहा हूं इज रिटन इन अ स्मॉल ब्रैकेट। किसमें लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की। बेटा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें दो मेटल एटम अटैच्ड होते हैं, जिनमें दो मेटल एटम की प्रेजेंस होती है, और इन दो मेटल एटम को जोड़ने वाला हमारा नॉर्मल लिगेंड ही होता है, जो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। वो जो लिगेंड है जो दो मेटल एटम को जोड़ रहा है उसे हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो उसकी स्पेशलिटी बताने के लिए कि ये ब्रिज का काम कर रहा है, मैं उसके साथ प्रीफिक्स क्या यूज करता हूं? म्यू। रेस्ट रूल्स आर सेम, बस मैं जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनके साथ क्या यूज करता हूं? प्रीफिक्स म्यू यूज करता हूं। लेकिन बेटा मैं आपको साथ में यह भी बता दूं कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के जो नॉमेनक्लेचर हैं वो हमारे नीट के और मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो वी शुड नो द रूल्स ना। अब नेमिंग ऑफ द लिगेंड की हमने बात कर दी, तो अब बेटा जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं ना उनका नाम हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। न्यूट्रल लिगेंड के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो होता है उसके साथ में सफिक्स IUM यूज करता हूं, और जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है उसके साथ में प्रीफिक्स O यूज करता हूं। जैसे मेरे पास अगर NH3 है जो न्यूट्रल लिगेंड है, मैं उसको लिखता हूं अमीन, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। मैं अगर वाटर यूज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा एक्वा। मैं अगर बेंजीन यूज कर रहा हूं तो लिखूंगा बेंजीन। मैं डायथाइल ईथर यूज कर रहा हूं तो लिखूंगा डायथाइल ईथर। मैं एसीटोन यूज कर रहा हूं तो लिखूंगा एसीटोन। जब मैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स देख पा रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जैसे मेरे पास है NO2 प्लस, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, मैं इसके साथ जो नाम लिखूंगा वो लिखूंगा नाइट्रोनियम, तो सफिक्स क्या यूज किया? IUM। जैसे मैंने लिया NH2 NH3 प्लस, इसके साथ में सफिक्स यूज करूंगा हाइड्राजीनियम IUM। मैंने लिया NO प्लस आयन, तो नाम लिखूंगा नाइट्रोसोनियम IUM, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहे हैं हमसे फिर से एक और नई बात। उन्होंने कहा कि हमने आपको बताया है कि वी हैव 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमसे कहा जा रहा है रूल्स के थ्रू कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो देयर विल बी नो स्पेशल एंडिंग विद द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ कोई स्पेशल एंडिंग हमें यूज नहीं करनी है। सपोज इफ वी हैव आयरन तो हमें सिंपली आयरन लिखना है, हमारे पास कॉपर है तो हमें सिंपल कॉपर लिखना है, सिल्वर है तो सिंपल सिल्वर लिखना है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है मतलब नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तब मेटल के नाम के साथ सफिक्स 8 यूज करते हैं। अब इस सफिक्स 8 में भी मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कुछ मेटल्स के साथ ना उनका लैटिन नेम यूज करना होता है। जैसे अगर सिल्वर है ना तो सिल्वर के लिए मैं सिल्वरेट नहीं लिखूंगा। सिल्वर अगर है तो मैं सिल्वरेट नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। गोल्ड अगर है तो मैं गोल्डेट नहीं लिखूंगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह के मेटल्स के लिए उनके लैटिन नेम यूज करने पड़ेंगे। सिल्वर के लिए वी हैव टू यूज अर्जेंटेट, गोल्ड के लिए वी मस्ट यूज ऑरेट, मरकरी है तो मर्क्यूरेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, जिंक है तो जिंकेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकिल है तो निकलेट हम यूज करते हैं। लेकिन याद रखेंगे ये सफिक्स 8 हमें कब यूज करना है मेटल के साथ? जब हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स को नॉमेनक्लेट कर रहे हैं। आयरन फेरेट, सिल्वर अर्जेंटेट, टिन स्टेनेट, कॉपर क्यूपरेट, गोल्ड ऑरेट, पीबी प्लम्बेट।
The point of attachment in case of unidentate ligand with more than one coordinating atoms is either indicated by using the different name for the ligands or by placing the symbol of the donor atom attached, the name of the ligand separated by the hyphen. क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बताया था. एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसे NO2-. एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो डोनर एटम हैं. दे कैन अटैच विद द मेटल एटम थ्रू मोर देन वन वे. वो मेटल एटम से एक से ज़्यादा प्रकार से अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम एक्टिवेट होता है. जैसे मेरे पास NO2- है और मेरे पास ONO- है. दोनों का आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब ये NO2- लिखा हुआ है बेटा, तो डोनर एटम है नाइट्रोजन. डोनर एटम है नाइट्रोजन. और बेटा जब ये ONO- लिखा हुआ है तो डोनर एटम है ऑक्सीजन. समझिएगा बड़े ध्यान से, डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है. बहुत बढ़िया. तो NO2- को हम इन जनरल जो नाम लिख कर देते हैं वो है नाइट्रो, और ONO- के लिए इन जनरल हम जो नाम लिखते हैं बेटे वो होता है नाइट्राइटो. अब जब मैं नाइट्रो लिख रहा हूं तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है इट इज NO2-. जब मैं नाइट्राइटो लिख रहा हूं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है इट इज ONO-. बट वी कैन राइट नाइट्रो एज नाइट्राइटो. मैं नाइट्रो को नाइट्राइटो भी लिख सकता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे यह बताना पड़ेगा कि डोनर एटम कौन सा है, क्योंकि है तो वो नाइट्रो. हम क्या लिख रहे हैं? नाइट्राइटो. तो मैं लिखूंगा इसे नाइट्राइटो N. तो मुझे पता चल गया कि भैया डोनर एटम नाइट्रोजन है, मतलब ये नाइट्राइटो N इज एक्चुअली NO2-. और इस नाइट्राइटो को मैं लिख सकता हूं नाइट्रो. अगर मैं नाइट्रो लिख रहा हूं तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि डोनर एटम कौन सा है, तो मैं हाइफन लगाकर लिख दूंगा कि भैया इसका डोनर एटम तो ऑक्सीजन है. तो मतलब क्या हुआ कि नाइट्रो कैन बी रिटन एज नाइट्राइटो, लेकिन मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है. नाइट्राइटो कैन बी रिटन एज नाइट्रो, यहां भी मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा कि डोनर एटम ऑक्सीजन है. जैसे आप देखें, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है. एक और चीज आपको यहां पर बता देता हूं जिससे हम फिर सीधे रूल्स की ही बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम is written in Roman numeral just after the name of metal. Just after the name of the metal. यहां पर मेरे जो रूल्स हैं वो हो गए हैं समाप्त, और अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं. चलिए, अब जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है NH4 होल थ्राइस CrSCN होल 6. तो मेरा सबसे पहला काम क्या है? मैंने आपको बताया सबसे पहले हम पॉजिटिवली चार्ज का नाम लिखते हैं. तो पॉजिटिवली चार्ज इज अमोनियम, तो मैंने लिख दिया अमोनियम. तो मेरा ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो फिनिश हो गया. अब ये अमोनिया जो था, अमोनियम आयन जो था वो 3 टाइम्स प्रेजेंट था, बट देयर इज नो नीड टू रिटन दैट इट इज ट्राई अमोनियम. मैं कभी भी आयनाइजेशन स्फीयर में इस तरह से नहीं लिखता. अमोनियम है तो मैं उसे सिर्फ क्या लिखूंगा? अमोनियम. हाउ मेनी टाइम्स इट इज प्रेजेंट डजंट मैटर, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मैं बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये अमोनियम आयन कितने टाइम्स प्रेजेंट है. सो देयर इज नो नीड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द कैटायंस. तो हो गया अमोनियम. अब मैं कहां चला गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में. ये रहा मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मुझे लिखना है नाम. तो मैंने आपको बताया था एज पर द रूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं. अब लीगेंड है मेरे पास SCN. क्या है? SCN. तो अब SCN क्या होता है बेटा? SCN होता है थायोसाइनेटो. क्या होता है? थायोसाइनेटो.
HCN को हम कहते हैं थायोसाइनेटो, ये रहा थायोसाइनेटो। ये कितनी बार प्रेजेंट है बेटा? ये 6 बार प्रेजेंट है, तो मैंने लिख दिया हेक्साथायोसाइनेटो। अब ये कॉम्प्लेक्स तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि जब मैं इसे डिसोसिएट करूंगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मैंने लिख दिया क्रोमेट। देखिए मेटल के साथ क्या सफिक्स यूज किया? 8, तो नाम हो गया अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट। अब जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल क्या लिखना है मुझे? ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, अमोनियम पर चार्ज होता है कितना? 1, तो 3 इंटू +1, प्लस क्रोमियम का निकालना है तो हो गया x। फिर क्या करूं? मुझे पता है SCN माइनस होता है, 6 टाइम्स है, तो 6 इंटू -1, कंपाउंड एज अ होल इज न्यूट्रल। तो आप देखोगे कि आपके पास x यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया है? आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है 3, तो आपने लिख दिया 3। अब मैं इसको थायोसाइनेटो नहीं लिखना चाहता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा? यहां पर ये नेम मिसप्रिंट हो गया है बेटे, इसे मैं लिखूंगा, मैं दोबारा इसका नाम लिख देता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं अमोनियम हेक्सा। अब अगर मैं इसे लिख रहा हूं आइसोथायोसाइनेटो, जो मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है, आइसोथायोसाइनेटो। तो अब ये है तो थायोसाइनेटो, मैं क्या लिख रहा हूं? आइसोथायोसाइनेटो। तो मुझे बताना पड़ेगा कि डोनर एटम कौन है? सल्फर। तो मैं लिख दूंगा डोनर एटम है सल्फर, या तो स्मॉल ब्रैकेट में लिख दूं या हाइफन के साथ अटैच कर कर लिख दूं क्रोमेट 3, क्रोमेट 3, ये लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से मैं नाम लिखूंगा। आगे देखते हैं। अब इसे देखो, फिर से वही अमोनियम, क्या है ये? हेक्साथायोसाइनेटो, ठीक है। अब देखो NCS जो होता है बेटा, देखना बड़े ध्यान से, NCS होता है बेटा आइसोथायोसाइनेटो, ध्यान से देखना। और SCN होता है बेटा थायोसाइनेटो। जैसे मैंने आपको नाइट्रो और नाइट्राइटो बताया था ना, वैसे ही है। अब इस NCS को मैं थायोसाइनेटो भी लिख सकता हूं, थायोसाइनेटो भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे यह बताना पड़ेगा कि डोनर एटम नाइट्रोजन है भाई साहब। ऐसे ही इसे मैं आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा डोनर एटम सल्फर है भाई साहब। तो देखिए वही काम यहां पर हमने किया। सबसे पहले नाम लिखा अमोनियम, अब मैं आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, मैंने देखा कि भैया ये तो NCS है, NCS को तो हम क्या कहते हैं? आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। कितनी बार है? 6 बार है, तो लिखा हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो। देखा कि कॉम्प्लेक्स तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंड में क्या लगाते हैं? 8, तो लिख दिया प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, ये NCS माइनस और ये SCN माइनस होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4, रोमन लेटर्स में लिख दिया। अब साहब मैं इसे ऐसा नहीं लिखना चाहता, मैं तो इसको थायोसाइनेटो लिखना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिखो ना, मैं इसको थायोसाइनेटो लिख सकता हूं, लेकिन थायोसाइनेटो के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डोनर एटम कौन सा है। तो मैंने देखिए वही लिखा थायोसाइनेटो, और फिर लिखा डोनर एटम कौन सा है। तो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो या तो इसका नाम हो गया अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लैटिनम 4, या हो गया अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो N प्लैटिनेट 4। नेम ऑफ द ब्रिजिंग ग्रुप, जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रिजिंग ग्रुप मतलब वही पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इनमें हम लिगेंड के नाम के साथ एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज करते हैं, और वो प्रीफिक्स कौन सा होता है? वो प्रीफिक्स होता है म्यू। कुछ भी नहीं करना है।
If any lattice component such as water or solvent of crystallization are present, then these follow the name and are preceded by the number of these groups, molecules of solvent or crystallization in Arabic numerals. जैसे देखना, जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स था, अभी मैं भूल जाता हूं कि मेरे पास यहां वाटर था, मैं भूल गया कि मेरे पास यहां वाटर है, मैं सबसे पहले इसका नाम लिख रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेरे पास लिगेंड कौन है, वाटर, तो मैंने सबसे पहले लिखा टेट्रा एक्वा। 4 बार है, 4 बार है तो लिखा टेट्रा। कौन है 4 बार, H2O। H2O को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्वा, तो ये हो गया टेट्रा एक्वा। अब मेटल का नाम, मेटल है कॉपर, ये लिख दिया कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो 2। SO4 जुड़ा हुआ है तो सल्फेट, नाम तो इसका ही है। अब मैंने देखा यार इसके साथ तो H2O भी प्रेजेंट है, तो मैं लिख दूंगा डैश वाटर। क्या लिख दूंगा, डैश वाटर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मैं सिंपल वाटर ही लिखूंगा। अब अगर इसके नंबर ज़्यादा हैं, अगर इसके नंबर ज़्यादा हैं तो अरेबिक न्यूमरल्स में वो नंबर लिख दूंगा। जैसे देखें, अब ये देखिए यहाँ पर 2H2 है, अभी भूल जाओ, आप बिल्कुल भूल जाओ 2H2 है, आप तो नॉर्मल कंपाउंड देखो। मैंने देखा कि मेरे पास H2O भी है और मेरे पास Cl2 भी है, तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। H2O के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक्वा, और क्लोरीन के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, क्लोरो। तो ए पहले आता है, तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एक्वा। तो मैंने लिखा टेट्रा एक्वा। प्रीफिक्स के लेटर्स कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं बेटा, मैंने लिख दिया टेट्रा एक्वा। अब क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, तो डाई क्लोरो। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, लिगेंड्स फिनिश, तो मुझे अब किसका नाम लिखना पड़ेगा, मेटल का। मेटल कौन है, क्रोमियम, क्योंकि यह है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तोड़ोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने लिख दिया टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है 3, तो लिख दिया क्रोमियम 3। अब बाहर क्या है, क्लोराइड, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड। यहां तक मैंने नाम लिख दिया। अब मैंने देखा कि यार यहां तो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 वाटर। क्या लिख दूंगा, 2 वाटर। तो अरेबिक लेटर्स में लिख दिया 2 और साथ में लिख दिया वाटर। Following punctuation rules should also be followed by writing the name of the complex compound. The name of the complete compound should not start a capital letter. कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे CuNH3 4SO4 दे रखा है, तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, दोनों ही नाम सही हैं। अब इसे ऐसा लिखना पड़ेगा, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। ये तो सही नाम है, लेकिन अगर कैपिटल लेटर से शुरू कर दिया तो कैपिटल लेटर से शुरू कर दिया तो ये गलत हो गया। क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप देखता हूँ तो इतने सारे पंचुएशंस वहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। तो आप जब भी क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से IUPAC लिख रहे हैं तो इन पंचुएशंस को आपको याद रखना ज़रूरी है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो आपको कभी भी कैपिटल लेटर से उसे शुरू नहीं करना है। The full name of the complex compound should be written as one word without any gap. कभी भी गैप नहीं देना है। There should be a gap between a cation and anion in case of ionic complexes. अगर कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तब मैं गैप दूंगा, और एल्स अगर मेरे पास सिंपल एक कॉम्प्लेक्स है तो मुझे गैप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं यहां पर 1-2 कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखता हूं। जैसे मेरे पास है K4 FeCN6 पहला। जैसे मेरे पास है CuEN2SO4। जैसे मेरे पास है PTClBrINH3 और F। और जैसे मेरे पास है फाइनली TiCl4 C2H5
OC2H5 का होल ट्वाइस। ये जो मैंने 4 कंपाउंड लिए हैं, इन चारों का जैसे ही हम नाम लिख देंगे हमारे सारे रूल्स हमें रिकॉल हो जाएंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम 4 बार है, मैंने आपको बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने लिख दिया सबसे पहले जी पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद मैंने देखा कि भैया अब तो मेरी एंट्री कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो गई है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मैं सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखता हूं। लिगेंड देखिए कौन है, साइनो। साइनो कितनी बार है, 6 बार, तो मुझे प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्सा साइनो। क्या लिखूंगा, हेक्सा साइनो। लिख दिया जी हेक्सा साइनो। अब मैंने देखा मेटल क्या है मेरे पास, आयरन, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के साथ 8 लगाते हैं, और जिन मेटल्स का लैटिन नेम यूज करना है आयरन उनमें से एक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेक्सासाइनोफेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज 2। तो हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। पहला रूल हो गया, दूसरा रूल एक साथ हो गया। अब मैं आ गया इधर। अब आप देखना कॉपर मेटल है, और इसके साथ जो लीगेंड अटैच्ड है बेटा, वो लीगेंड कौन सा है, इसके साथ जो लीगेंड अटैच्ड है वो है EN। बेटा EN का नाम क्या है, EN का नाम है इथिलीन डाईअमीन। क्या नाम है, इथिलीन डाईअमीन। नाम में ही नंबर है, हाँ भाई नाम में ही नंबर है। और कितनी बार है, 2 बार। सर ने बताया था कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही नंबर होता है और वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उनके साथ स्पेशल प्रीफिक्स यूज करने होते हैं। 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिस। क्या यूज करते हैं, बिस। तो मैंने देखा यार लिगेंड तो केवल इथिलीन डाईअमीन ही है, तो मैंने फटाफट क्या नाम लिख दिया, बिस। बिस। फिर सर ने क्या बताया था, उस लिगेंड का नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, तो लिखा इथिलीन डाईअमीन। क्या लिख दूंगा, इथिलीन डाईअमीन। तो लिख दिया बिस इथिलीन डाईअमीन। अब लिगेंड खत्म, आ गया मेटल। मेटल क्या है जी, कॉपर। कैटायनिक है तो कॉपर को कॉपर ही लिखूंगा। फिर मेटल के ठीक बाद क्या लिखना है, रोमन न्यूमरल में। रोमन न्यूमरल में लिखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने देखा यार ये तो न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो कॉपर 2। अब मैं आयनाइजेशन स्फीयर से बाहर निकल गया। आयनाइजेशन स्फीयर से बाहर निकल गया तो क्या है, सल्फेट, तो लिख दूंगा कॉपर 2 सल्फेट। ये देखिए हमारा वो स्पेशल प्रीफिक्स वाला भी हो गया। अब मैं यहां आया। अब आप क्या देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लैटिनम के साथ वी हैव वैरायटी ऑफ लिगेंड्स। वी हैव क्लोरो, वी हैव ब्रोमो, वी हैव आयोडो, वी हैव फ्लोरो एंड वी हैव अमीन। तो मेरे पास वैरायटी ऑफ लिगेंड्स हैं, तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा, लिगेंड्स के नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मेरे पास अमीन है, ब्रोमो है, क्लोरो है, फ्लोरो है और आयोडो है, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डाई अमीन। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है, डाई अमीन। अब ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्लोरो, क्लोरो के बाद फ्लोरो, और फ्लोरो के बाद आयोडो, फ्लोरो के बाद आयोडो। तो मैंने लिख दिया भैया डाईअमीन, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। सारे लिगेंड्स क्या हो गए, फिनिश हो गए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिख दूंगा, प्लेटिनम। ये लिख दिया बेटा प्लेटिनम। और प्लेटिनम लिखने के बाद अब मुझे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा बेटे। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे यहाँ कितना दिख रहा है, 4। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाईअमीन, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, प्लेटिनम 4। अब आ गए फिर से लास्ट कॉम्प्लेक्स पर। मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स में क्लोरो तो है, साथ में डाईथाइल ईथर भी है। और डाईथाइल ईथर कितनी बार है, 2 बार। डाई इथाइल ईथर, नाम में ही नंबर। डाई इथाइल ईथर, नाम में ही नंबर, मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है, स्पेशल प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। क्लोरो का C और डाईथाइल ईथर का D, पहले कौन आता है, C।
तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा टेट्रा क्लोरो, ये लिख दिया भैया टेट्रा क्लोरो। अब बिस, क्योंकि 2 बार है, बिस के बाद स्मॉल ब्रैकेट डाई इथाइल ईथर, ये लिख दिया भैया डाई इथाइल ईथर। अब कुछ बचा नहीं बचा, अब तो है मेटल। मेटल क्या है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, और ऑक्सीडेशन नंबर है 4। तो नाम हो गया टेट्राक्लोरो बिस डाइथाइल ईथर टाइटेनियम 4। तो बेटा जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए थे, मैंने वो रूल्स यहाँ आपके साथ फॉलो किए, और रूल्स फॉलो करते हुए मैंने आपको ये IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना बताया। तो यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो समाप्त हुए बेटा। IUPAC नॉमेनक्लेचर को लिखने में सावधानी क्या बरतनी है कि हमें सही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम सही IUPAC भी नहीं लिख पाएंगे। अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे बेटा बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, और वहीं हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। थैंक यू।